ओबीसी देखो, ओबीसी को ये जो लोग कहते हैं ना, ओबीसी में सैनी कम्युनिटी का हरियाणा में 2.5% है और उसमें अनेक जातियां हैं और वो भी अपना शेयर चाहेंगी। ओबीसी के नाम पे आप किसी एक ग्रुप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करोगे, उसका ये तो मतलब नहीं है ना कि उसके अंदर आने वाली जो और 25 बरादरियां वो भी सब शामिल हो जाएंगी। हर पार्टी कहीं ना कहीं उनमें सेंध लगा रही है उन चीज़ों में। तो अगर पूरा ओबीसी चला जाता वहाँ तो ये हालात थोड़ी होते जो अब हुए हैं जी। लेकिन इस बार तो हरियाणा में ऐसा हुआ है कि उम्मीद से परे जाके जो हम उम्मीद कर रहे थे कि बहुत हाईली पोलराइजेशन होगा, उतना हुआ नहीं है और लोगों ने बड़े समझ के साथ, बड़े विवेक के साथ अपना निर्णय दिया। जब ये नायब सिंह मंत्री भी रह चुके थे और भाजपा के अध्यक्ष भी रहे, उसके बाद भी उनकी पत्नी शायद चौथे नंबर पर जिला परिषद चौथे पे रही थी लोकल बॉडी के इलेक्शन में। तो कोई नायब सिंह सैनी कोई लीडर थोड़ी ना जी। अब ठीक है, कोई कुर्ता पजामा पहनता, जैकेट पहनता, किसी पार्टी में सक्रिय, हम उसे नेता कह देते हैं। उसकी तारीख में अगर हम देखें, लोकसभा के नतीजों का विश्लेषण करें तो कांग्रेस बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रदेश में वो अगली सरकार बना लेगी। शैलजा के कंधों पर भी ये जिम्मेवारी आ गई है हुड्डा साहब का विरोध करने की, क्योंकि गुटबाजी रहेगी तो एक बिल चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल और मेरे साथ हैं डॉक्टर सतीश त्यागी जी, हरियाणा की राजनीति के जो गजब का विश्लेषण करते हैं और इनसे आज बात करेंगे कि जो हरियाणा ने लोकसभा चुनाव में जो नतीजे दिए हैं 5-5 दोनों कांग्रेस को, बीजेपी को, अब आगे विधानसभा चुनाव लगभग 4 महीने बाद हैं तो क्या रहने वाला है। और जिस तरह से ही लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही बीजेपी के ही कई नेताओं ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए, उसका अगले दिनों में हरियाणा की राजनीति में क्या असर पड़ेगा। आप अपने कमेंट्स लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बात करते हैं जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, बड़ा गजब का रिजल्ट आया हरियाणा का 5-5 का, और जिस दिन 4 जून को पोलिंग हुई थी उसके तुरंत बाद हमने एक वीडियो बनाई पड़ताल टीवी पर और आपने लास्ट में यही कहा था कि 5-5 रिजल्ट आएगा। बिल्कुल ठीक रही आपकी बात है। क्या अब आगे की हरियाणा की तस्वीर क्या देखते हैं? 56 सीटों पर कांग्रेस जीती है, 56 विधानसभा क्षेत्रों में, तो आगे विधानसभा चुनाव क्या असर इसका? देखिए, लोकसभा का जो चुनाव हुआ है वो हरियाणा के लोगों के लिए एक औपचारिकता भर होता है जी। असल मुद्दा यहाँ विधानसभा का ही है जी। और आपने देखा होगा कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहाँ भी जा रहे थे, वो जैसे विधानसभा क्षेत्र बेरी में गए तो उन्होंने कहा कि आप दीपेंद्र को 1 लाख वोटों से जिता दो, मैं थारी सरकार बना दूंगा जी। यही चीज उन्होंने महम में दोहराई, यही बादली में, सब जगह वो यही कहते थे। उस जीन में भी यही कहते थे, ब्रह्मचारी को जिताओ, थारी सरकार में बनाऊंगा। तो उनका सारा फोकस कहाँ था? इनके जीतने से जी यहाँ की सरकार थोड़ी बननी थी, तो लोकसभा का चुनाव था बिल्कुल। लेकिन वो साफ संकेत दे रहे थे कि भाई इनको जिताओगे, मेरे नेतृत्व में जितने भी एमपी बढ़ते जाएंगे उसी हिसाब से संभावना प्रदेश में कांग्रेस की सरकार की बननी होगी। तो असल में कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो लोकसभा के माध्यम से भी विधानसभा का ही चुनाव लड़ रहे थे जी। और शुरू में ये उम्मीद की जा रही थी कि अगर 1 या 2 सीट भी आ गई तो भी कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक ठाक रहेगा, मजबूत स्थिति में रहेगी विधानसभा को लेकर। लेकिन अब तो स्थिति ये है कि 5 पे आ गई तो जाहिर सी बात अब तो हौसले बुलंद हैं पूरी तरीके से। और 5 के अलावा 56 में जीते हैं, वो 56 में जीते हैं। तो मेरी समझ आज की तारीख में, हालांकि अभी 4.5 महीने हैं चुनाव होने में और बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, कुछ भी कहना बड़ा आसान नहीं होता कि ये होगा ये होगा, लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखें, लोकसभा के नतीजों का विश्लेषण करें तो कांग्रेस बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रदेश में वो अगली सरकार बना लेगी जी। और नायब सैनी ने आज शपथ ली है और शपथ लेते उन्होंने कहा है कि हम तीसरी बार फिर सरकार बनाएंगे। क्या अब बीजेपी किस तरह की काम करेगी? और ये चर्चाएं चल रही हैं, बड़ी बम्पर भर्तियां करेगी, इसके जरिए एक पूरा माहौल को बदलने की कोशिश करेगी, अपने फेवर में करेगी। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी या कोई भी सत्ताधारी दल है या कोई भी राजनीतिक दल है विपक्ष में, वो बातों को बढ़ा चढ़ा के इस तरह की चीज़ें करता ही है और भारतीय जनता पार्टी इस काम के लिए मशहूर है। इतने पार उतने पार की जो संस्कृति दी है वो भारतीय जनता पार्टी ने दी, उससे पहले कोई बात नहीं करता था। तो अब भारतीय जनता पार्टी को अब अपनी स्थिति का, धरातल का अब एहसास हुआ है। वो भी इस गलतफहमी में थे कि बामुश्किल रोहतक जीत जाएंगे और फिर बाद में उन्होंने कहना शुरू किया शायद सिरसा भी जीत जाए, है ना, लेकिन उस पर भी उनका ज़्यादा भरोसा नहीं था। लेकिन अब चुनाव परिणाम आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी औकात और अपनी हैसियत पता चल गई है कि वो कहाँ खड़े हैं। तो अब उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे विधानसभा चुनाव लड़े जाएं। अब उसमें सवाल सबसे बड़ा ये है
कि उनकी लीडरशिप कौन देगा इस समय। देखिए, खट्टर साहब अगर लीडर होते पार्टी के और बहुत मजबूत स्थिति में होते तो उनको हटाया क्यों जाता जी। नंबर 2, नायब सिंह जो उनके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनकी कोई हैसियत उस तरह से न तो पार्टी में है और न कि सरकार में नजर आ रही। उनके ऊपर तो सुपर सीएम है खट्टर, है ना। हाँ, और सुपर सीएम में भी ने भी कोई चमत्कार नहीं दिखाया। बिल्कुल, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को जरूर ये भरोसा दिलाया था कि हम 10 की 10 जीत रहे हैं और परिणाम 50% पा के टिक गया। तो मुझे नहीं लगता कि मनोहर लाल खट्टर जी या नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में कोई बहुत लंबी चौड़ी भारतीय जनता पार्टी कुछ हासिल करेगी, और वो भी इस स्थिति में जब कांग्रेस बहुत ज़्यादा उत्साह में है और मजबूत स्थिति में है। तो इसलिए अब कहीं ना कहीं पार्टी के हाईकमान को ये सोचना पड़ेगा कि हम नए सिरे से कैसे रीअलाइन करें चीज़ों को कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में कम से कम अपनी मजबूत दावेदारी तो करे। अब उसके लिए मुख्यमंत्री अपने जो करेंगे, भर्ती करेंगे या इस तरह की चीज़ें हैं, ये प्रलोभन तो हमेशा दिए जाते हैं, बिल्कुल, है ना। तो और इसमें कुछ लोग इस बहकावे में आ भी जाएंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि समय इतना कम है कि इस समय नायब सिंह सैनी अपनी कोई बहुत प्रभावी उपस्थिति प्रदेश में दिखा नहीं पाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि 2.5-6 महीने पहले से ब्यूरोक्रेसी हाथ हथियार डाल देती है। बिल्कुल, वहाँ बैठ के काम करवाने पड़ते हैं, मुश्किल हो जाते हैं। अब तो हालत ये है कि इस समय ब्यूरोक्रेसी में ये मैसेज है कि कांग्रेस आ रही है, तो वो ये नहीं करेंगे। हालात इतने बुरे बदतर हैं करमपाल जी कि रोहतक में जिस दिन मतदान होना था उससे पहले लाइट चली गई, बड़ा क्राइसिस था लाइट का, और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे थे कांग्रेस वालों ने हमारी लाइट उड़वा दी और कांग्रेस वाले कह रहे थे आपकी है, हाँ भारतीय जनता पार्टी के। तो इतनी हताशा की स्थिति थी कि आप समझ ही नहीं पा रहे थे। तो अगर कांग्रेस जब सत्ता में नहीं है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लोग ये मानते हैं कि वो नौकरशाही पे अपनी चला सकते हैं, तो अब तो बिल्कुल साफ है। बिल्कुल, अब तो सारी स्थिति साफ है। और इस अभी रिजल्ट जैसे आया है उसके बाद ही राव इंद्रजीत ने बड़े तेवर दिखा दिए हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री कुर्सी पर दावट हो गया, और वाजिब भी है। पूरी अहीर बेल्ट है, चाहे नारनौल, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव, रेवाड़ी, सब ने खूब जमकर बीजेपी को वोट दिया, सब जगह उनकी जीत हुई है। तो ये जिस तरह से उन्होंने तेवर दिखाए हैं, रैली में भी उन्होंने तेवर दिखाए थे भाजपा के नेताओं को, उसको कैसे आकलन करते हैं फिर? देखिए, राव इंद्रजीत की भी अंतिम लड़ाई है जी, और उनको भी ये कई सारे नेता हैं यहाँ, इंद्रजीत भी उनमें हैं, और आपके हमारे यहाँ कुलदीप बिश्नोई थे जिनकी बड़ी तमन्ना मुख्यमंत्री बनने की, इनके अरमान सारे रखे रह गए। कांग्रेस में भी बहुत हैं, शैलजा हैं, किरण चौधरी हैं, रणदीप भी हैं, दर्जनों नेता ऐसे हैं जिनके मुख्यमंत्री बनने की आकांक्षाएं बाकी हैं। तो राव इंद्रजीत भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अब उन्होंने अपना असर भी दिखा दिया। अब अगर वो बने हैं लोकसभा में तो वो किसी कृपा से तो बने नहीं, बिल्कुल, है ना। उसमें ना तो मनोहर लाल खट्टर का कोई योगदान है, वो तो अपने आप ही बने, खुद बने, है ना। तो अब अगर वो इस तरह की दावेदारी कर रहे हैं तो बिल्कुल जायज़ है। दूसरी चीज़, वो ये भी चाहेंगे, हो सकता है वो इसके पीछे एक रणनीति उनकी ये हो कि अपनी पुत्री को वो स्थापित करें राजनीति में जी, कौशल से संभावना है कि बेटी को टिकट लड़वाएं। हाँ, चूँकि लंबे टाइम से वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आरती को कहीं समायोजित नहीं कर पा रही थी। तो राव इंद्रजीत के सामने तो बड़ा एजेंडा है, खुद के मुख्यमंत्री बनने का तो है ही, और अगर मान लिया वो संभव ना हो तो कम से कम अपनी बेटी की एक सम्मानजनक स्थिति वो प्रदेश की राजनीति में बना दें। और अगर मान लिया कोई बन जाए, चीफ मिनिस्टर बन भी जाए अगर किसी हालात में, तो उस समय कम से कम उनकी बेटी डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो बन जाए, है ना। तो अब ये क्या हो रहा है, ये कुलदीप के भी साथ यही है कि उसका बेटा कहीं मंत्री बन जाए। तो ये सारे के सारे जो नेता हैं जो 75-76 के एज ग्रुप में चल रहे हैं, 80 तक होने जा रहे हैं, इनकी इस समय योजना और इनका लक्ष्य केवल अपने बच्चों को राजनीति में स्थापित करना है। तो राव इंद्रजीत ने बड़ी अच्छी अपनी पहल की है, और ऐसा भी नहीं है कि राव इंद्रजीत केवल अहीरबाल तक सीमित है, उनको प्रदेश तो सारा जानता है। और असल में करमपाल जी, मुख्यमंत्री बनने के बाद ही आदमी लीडर बनता है। बिल्कुल, भूपिंदर सिंह हुड्डा को 2005 साल से पहले कौन कहाँ के नेता कोई नहीं जानता था, कोई स्थिति नहीं थी। अब चीफ मिनिस्टर बन गए तो लीडर हो गए, अब जो भी चीफ मिनिस्टर बन जाएगा वो लीडर हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने उनके पिताजी का नाम इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद पता चला। अब दुर्भाग्य ये है कि हमारे मनोहर लाल जी 9.5 साल रहे चीफ मिनिस्टर, लेकिन लीडर नहीं बन पाए।
तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शिखर नेतृत्व को अब ये तय करना पड़ेगा, अपने स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग बदलनी पड़ेगी। जो क्षत्रप हैं जिनको वो ख़त्म किए जा रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा हो या रमन सिंह हो, है ना, और खट्टर साहब भी उसी लाइन में आते हैं। तो जब तक हर प्रदेश के लोगों की जनता एक लोकल लीडर चाहती है, मजबूत लीडर जो उनका चीफ मिनिस्टर का चेहरा हो और वो कुछ डिलीवर कर सके, काम कर सके। और हरियाणा में बीजेपी इस तरह और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति ये थी कि प्रादेशिक नेताओं को उभरने ही ना दिया जाए। तो अब उनको राष्ट्रीय स्तर पर ही पुनर्विचार करना होगा, क्योंकि उनकी अपनी भी स्थिति बहुत कमजोर है कि जब तक आप फेडरल सिस्टम को मजबूत नहीं करोगे, प्रदेशों के नेताओं को मजबूत नहीं करोगे, तब तक बात नहीं बनने वाली। इसलिए इंद्रजीत के अलावा और लोग भी, कृष्णपाल गुर्जर तो चलो इंद्रजीत कांग्रेस आए, वो तो शुरू से यहीं से है ना, और भाई धर्मवीर क्यों नहीं जी, धर्मवीर अब इतनी बार जीत चुके हैं, आपकी हैट्रिक लगा दी उन्होंने। आप तो कहते हो कि एक जो हमारी पार्टी में आ गया वो हमारा हो गया। तो ये जो तुम्हारा एक सनक थी कि संगठन से आए हुए लोग जो हैं या जो प्रचारक टाइप के लोग हैं उन्हें हम संगठन देंगे, उन्हें आगे बढ़ाएंगे, वो चीजें नहीं चलेंगी। और ये जो नेताओं के मैंने नाम लिए ना, ये अकेले नेता नहीं होते। अब इनके साथ लाखों लोग हैं, बिल्कुल, इन्होंने अपना जनाधार सिद्ध कर दिया है ना, और ये भी सिद्ध कर दिया कि हमारी विजय में किसी का हाथ नहीं है। तो ऐसे जो जमीनी नेता हैं उनको भारतीय जनता पार्टी को आगे लाना चाहिए, मेरी समझ ऐसी है। अभी देखा हमने हिसार में देखा, वहाँ से जो जमीनी नेता थे, कुलदीप बिश्नोई वहाँ से थे, कैप्टन मन्नू थे, उनको दरकिनार किया और चौधरी रणजीत चौटाला को लेकर आए, निर्दलीय थे, पार्टी में शामिल किया, टिकट दी और उसका खामियाजा देख लिया, भुगतना पड़ा इनको। अरे अब भारतीय जनता पार्टी को परिवर्तन करना पड़ेगा, मजबूरी है। देखिए नरेंद्र मोदी का जो मायावी जादू था वो खत्म हो गया जी। जहाँ वो सपने देख रहे थे बनारस से 10 लाख के जीतने का, आज उनकी मार्जिन जो है वो पौने 2 लाख, 1.5-2 लाख पे रहेगी। तो बहुत ही शर्मनाक प्रदर्शन है। ये इंडिया के इतिहास में दूसरा ही, पहला है इस तरह का। इतने ही मार्जिन से एक बार चंद्रशेखर जीते थे या ये जीते, नहीं तो कोई प्रधानमंत्री 2.5-3 लाख से ऊपर से ही मार्जिन से जीते। मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं, जो 240 लोग बीजेपी के जीते हैं जी, उनमें जीत के अंतर के हिसाब से नरेंद्र मोदी 116वें स्थान पे हैं। बताओ, अब उनकी लोकप्रियता का डंका 115 लोग उनसे ज्यादा हैं। शिवराज सिंह चौहान 8 लाख से भी ज्यादा मार्जिन से जीत रहे हैं जी। माधवराव सिंधिया जो अभी भी भाजपा में आए थे, उनका मार्जिन भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। तो ये तो कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहे हैं। तो ये तो अब उत्तर प्रदेश जैसे प्रांत में जैसे सफाया लगभग सफाया हुआ है। एक सियासी क्लियर तो ये चर्चा है, यदि वहां पर मोदी के खिलाफ प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ा जाता तो हालात ही कुछ और होते। बिल्कुल होते। अजय राय ने उनको इतनी जबरदस्त टक्कर दी है, अगर प्रियंका गांधी वहां होती तो कुछ भी हो सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। तो अब भारतीय जनता पार्टी को न केवल हरियाणा में बल्कि हर प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पे अपने आप को सोचना पड़ेगा। और ये जो पार्टी पे 2 लोगों का अभी तक नियंत्रण चल रहा था पूरी तरीके से, मोदी और शाह का, इस पे भी कहीं ना कहीं संघ जो उनका पैतृक संगठन है उसको विचार करना पड़ेगा कि अगर आपने लंबी राजनीति करनी है और अपने जो आपके टारगेट्स हैं उनको पूरा करना है, जैसे सामान्य नागरिक संहिता है और आप पीओके की बात करते हो, आपका अपना सिटीजनशिप वाला मामला है उसको कर रहे हो आप, तो इन सारी चीज़ों पे अगर आपने अभी मान लिया ब्रेक लग जाए 10 साल के लिए, 10 साल बाद आप फिर शुरू करोगे। जैसे ठंडे बस्ते में आपने राम मंदिर भी रखा था, तो अभी ये फिलहाल ठंडे बस्ते में रखेंगे। तो अगर राष्ट्रीय सेवक संघ ने अगले और 50-60 साल अपने आप को रेलिवेंट बना कर रखना है, तो इन चीज़ों को कभी ना कभी तो सरफेस पर लाना पड़ेगा। इसलिए इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अब व्यक्ति केंद्रित नहीं हो सकती कि एक ही आदमी के इर्द गिर्द घूमेगी, क्योंकि उससे पार्टी में असंतोष होता है। और उसका मुझे लग रहा है कि अब कहीं संघ चिंतित इन बातों को लेकर शिवराज सिंह को भी शायद उनको बुलाया गया, जिम्मेदारी दी जाएगी उनको। और एक सर, जैसे मुख्यमंत्री नायब सैनी का जो गृह इलाका है, गृह क्षेत्र है, जहाँ से वो पहली बार एमएलए बने थे 2014 में, नारायणगढ़, वो अम्बाड़ा पार्लियामेंट्री में आता है और वहाँ से भी बीजेपी की हार हुई है। वरुण मुलाणा वहाँ से जीते। मुख्यमंत्री के इलाके में भी बीजेपी हार रही है, उसके हल्के में भी, वहाँ भी देखो चिंताजनक बात है, बिल्कुल सोचना चाहिए इस बारे में। लेकिन जब ये नायब सिंह मंत्री भी रह चुके थे और भाजपा के अध्यक्ष भी रहे, उसके बाद भी उनकी पत्नी शायद चौथे नंबर पर रही, जिला परिषद चौथे पे रही थी लोकल बॉडी के इलेक्शन में। तो कोई नायब सिंह सैनी कोई लीडर थोड़ी ना जी। अब ठीक है, कोई कुर्ता पजामा पहनता, जैकेट पहनता, किसी पार्टी में सक्रिय, हम उसे नेता कह देते हैं लेकिन उनको जो भी ताकत मिल रही थी वो भाजपा से मिल रही थी, उनका अपना तो कोई आधार नहीं था। और अब पोल पट्टी खुल गई सारी की सारी।
नहीं, उनकी ताकत तो बस एक ओबीसी मोर्चे का होना है बस। हाँ, ओबीसी देखो, ओबीसी को ये जो लोग कहते हैं ना, ओबीसी में सैनी कम्युनिटी का हरियाणा में 2.5% है और उसमें अनेक जातियां हैं और वो भी अपना शेयर चाहेंगी। ओबीसी के नाम पे आप किसी एक ग्रुप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करोगे, उसका ये तो मतलब नहीं है ना कि उसके अंदर आने वाली जो और 25 बरादरियाँ वो भी सब शामिल हो जाएंगी। हर पार्टी कहीं ना कहीं उनमें सेंध लगा रही है उन चीज़ों में। तो अगर पूरा ओबीसी चला जाता है वहाँ तो ये हालात थोड़ी होते जो अब हुए हैं। लेकिन इस बार तो हरियाणा में ऐसा हुआ है कि उम्मीद से परे जाके जो हम उम्मीद कर रहे थे कि बहुत हाईली पोलराइजेशन होगा, उतना हुआ नहीं है और लोगों ने बड़े समझ के साथ, बड़े विवेक के साथ अपना निर्णय दिया है। जी। अच्छा, एक सियासी गलियारों में एक बड़ी चर्चा है और मेरे को भी एक बड़े सीनियर साथी ने ये कहा कि कुमारी शैलजा जो सिरसा से चुनाव लड़ी और उनके अगेंस्ट बीजेपी ने पहले ही अशोक तंवर को उतार दिया था कि सुनीता दुग्गल की टिकट वहाँ इसलिए काटी थी कि वो मजबूत थी, तंवर कमजोर थे और वो शैलजा को जिताना चाहती थी बीजेपी, ताकि वो हुड्डा की राह में आगे रोड़ा बने। इस बात में इस तरह कितना दम देखते हैं? ये कोई दम नहीं। एक्चुअल में सत्ता के गलियारों में गप, अफवाहें, लफाजी ज़्यादा चलती है, इनमें कोई अंत नहीं होता। कोई पार्टी नहीं चाहती कि वो ऐसा कैंडिडेट उतारे जो हार जाए। जी। अपवाद स्वरूप कुछ हो जाए तो हो जाए। और मान लिया वो हुड्डा साहब का इलाज ये नहीं है, क्योंकि हुड्डा साहब पर तो इल्ज़ाम ये लग रहा है कि वो बी टीम है बीजेपी की जी। और हुड्डा साहब खुद भी मानते हैं कि मेरे मित्र हैं सब लोग, नरेंद्र मोदी भी, अमित शाह भी। तो जितनी अच्छी सेटिंग बीजेपी की हुड्डा साहब से हो सकती है उतनी शैलजा से कैसे होगी जी, है ना। शैलजा तो बहुत कमिटेड है अपने हाईकमान के प्रति, कोई सवाल भी नहीं उठा। तो इन चीज़ों में कोई दम नहीं जी। यानी कि बीजेपी को अब मंथन तो करना होगा। 10 साल की सरकार के बावजूद 5 रही, लेकिन वो एंटी इनकम्बेंसी इतनी होने के बावजूद वो 5 सीटें जीत पाई। इसके लिए क्या कारण मानते हैं सर आप? कारण ये मानते हैं कि प्रदेश की जनता की जो अपेक्षाएं थी उस पर भाजपा खरी नहीं उतरी और अपनी छोटी मोटी उपलब्धियों का ढोल पीटती रही, जिससे आम आदमी परेशान था। आपने कहा कि हमने सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी हैं, जिनके लिए आपने ऑनलाइन करी है वो ऑनलाइन जानते ही नहीं या और लोगों की मदद ले रहे हैं, पैसे दे के अपने काम करा रहे हैं, उनकी तैयारी नहीं थी। या तो आप पहले उनको एजुकेट करते हैं सारी चीज़ों के बारे में, या आपकी मशीनरी उनकी मदद करती। एक चीज़ इनको ये ऑनलाइन और पोर्टलबाजी मार गई। दूसरी तरफ इन्होंने अपने आप ये प्रचार करा, उस पर कोई भरोसा बहुत कम लोग कर रहे थे, बिना पर्ची और बिना खर्ची के ये मैसेज देने की कोशिश किया कि हमारी पूर्ववर्ती सरकारें जितनी भी हो रही हैं वहाँ पर्ची और खर्ची चलती थी, इसमें कोई दो राय नहीं, चलती थी, लेकिन इतने बड़े लेवल पर नहीं कि आप उसे एकमात्र उपलब्धि मान के आप सारे प्रदेश की काया पलट दोगे। फिर इन्होंने नारा दिया कि जी किसी क्षेत्र विशेष में काम होते थे हमारी पूर्ववर्ती सरकारों में, हमारे यहाँ सबका हुआ है, जो सब में क्या काम हुआ वो किसी को नजर नहीं आता जी। ये महसूस करते हैं लोग कि जिंद का आदमी बैठा हुआ सोच रहा है कि शायद रेवाड़ी में काम हो गया होगा, है ना, और कहीं का नारनौल का सोच रहा होगा कि सिरसा में काम हो गया, पता है हुआ कहीं नहीं है। तो एक आपने देखा होगा हुड्डा साहब का जो टाइम था उसमें विकास के कार्य बहुत हुए और ये भी नारा चलता था जब ये 2014 में गया था, हरियाणा नंबर 1 और पूरे देश में मैसेज गया था कि हरियाणा को एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री लंबे समय बाद मिला है। और गुजरात मॉडल के बरक्स जो रखा गया पूरे देश में वो हरियाणा मॉडल रखा गया और हरियाणा में सच में उस समय बहुत काम हुआ जी। आपकी मेट्रो जो है 3-4 दिशाओं में आ गई, इतने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बने। ये बेशक आरोप लगता है कि वो केवल रोहतक केंद्रित विकास था, लेकिन था तो हरियाणा में ना। तो विकास की भूख जो एक हरियाणा के लोगों में है शुरू से, उस भूख को भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो शांत नहीं कर पाया जी। ज़्यादा विकासशील था। नंबर 3 बेरोजगारी का बुरा आलम है जी। आप अगर सरकारी सेवाओं में नहीं ले सकते तो आपको ये निजी संस्थानों में, निजी फैक्ट्रीज वगैरह में इंश्योर करना था कि हमारे बच्चे बेरोजगार ना रहे, या कोई अल्टरनेटिव आपको उनको रखना भी चाहिए था कि अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो आप ये चीज़ें ले लो। तो धरातल पे ऐसा कोई काम भारतीय जनता पार्टी कर नहीं पाई सरकार, जिसका कोई व्यापक कोई एक स्कीम भी तो ऐसी नहीं है। हाँ, ये है लाभार्थी स्कीम, आप राशन बांट रहे तो केंद्र की स्कीम है जी। और हरियाणा में कौन लेगा? हरियाणा संपन्न लोगों का प्रदेश है, बहुत कम लोग हैं जो इन चीज़ों के पीछे पड़ते हैं और इनसे प्रभावित होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की पराजय
का वो तो अपने हिसाब से मंथन करेंगे ही, और उस मंथन से कुछ निकलना नहीं होता। वो औपचारिक भाषाएं मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। सरकार, जनता ने तो इस लायक उनको छोड़ा नहीं, है ना। अब तो मंथन और चिंतन हम और आप जैसे लोग ही करेंगे। बिल्कुल करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की लहर है और हम क्लीन स्वीप भी कर सकते हैं, लेकिन वो 5 सीटों पर ही अटक गए। और लेकिन माहौल ये था कि 7-8 जीत सकते हैं। इतनी ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद कांग्रेस ने कहाँ कमी रही कि वो 5% की वो 7-8 तक क्यों नहीं पहुंची? देखिए, लहर जैसी तो कोई चीज़ नहीं थी। अगर वो ये कह रहे हैं कि प्रदेश में लहर चल रही थी कांग्रेस की, तो कुछ नहीं था। अंडर करंट था। ये जरूर था कि जहाँ 2 पार्टी हैं केवल, तो वहाँ आप किसी को कम तर्क नहीं आंक सकते कि ये कमजोर है, ये ज़्यादा है। तो कंफर्टेबल पोजीशन में थी। इवन रोहतक जैसी सीट पे भी, जो जिस पे कोई शक कर नहीं रहा था, उस पे भी आप देखिए लोग कहते थे कि 50,000 का मार्जिन, कोई 1 लाख का मार्जिन, कोई 1.5 लाख का मार्जिन। फिर 2 दिन बाद पता चला जी फिर 60 का मार्जिन हो गया। और अब ये जाके इतना 3 लाख तक तो बात ही नहीं कर रहा था, है ना। 1 लाख से नीचे सिमट रहे थे सारे। तो वो लहर अगर कहीं थी तो वो लहर नहीं थी, अंडर करंट था, कहीं सरकार के खिलाफ था। और कांग्रेस को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि लोगों ने उनके ऊपर या उनसे प्रभावित होकर ये सारा समर्थन दिया है। वो भारतीय जनता पार्टी से आजिज थे, तंग थे, परेशान थे, इसलिए उनको ये समर्थन मिला है। और कांग्रेस लंबे समय से हरियाणा में अपना संगठन नहीं बना पाई है और विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। क्या यदि तब भी वो संगठन नहीं बनाती है, ऐसे ही चलता है, इसका फिर कितना उसको नुकसान, कितना फायदा क्या रहने वाला है? ऐसा क्यों कर रही है? क्या रणनीति होगी संगठन नहीं बना रही? उनके प्रभारी का आज बयान आया है कि अगर हमारे पास संगठन होता तो हम 8 सीटें जीतते। बिल्कुल। और ये जरूरत प्रभारी ने महसूस की है संगठन की, और जो लीडरशिप है यहाँ की वो भी कर रही थी। लेकिन सबको पता है कि क्यों नहीं वो लिस्ट जारी होती थी। लेकिन उन्होंने मान लिया आज की डेट में किरण चौधरी का प्रभाव कम हुआ है। बिल्कुल। रणदीप सुरजेवाला कोई बहुत एक्टिव पार्टिसिपेट हरियाणा की पॉलिटिक्स में नहीं करते। वो इसी उस पर बैठे हैं कि कभी किस्मत में होगा और हाईकमान की इच्छा होगी तो बन जाएंगे। असल में शैलजा के कंधों पर भी जिम्मेवारी आ गई है हुड्डा साहब का विरोध करने की, क्योंकि गुटबाजी रहेगी तो एक कुछ चाहिए। और शैलजा का विरोध जो है वो उस तरह का नहीं होगा, क्योंकि वो हाईकमान से बंधी हुई नेता हैं और बहुत सभ्य तरीके से, शालीन तरीके से अपनी बात रखती हैं। और अभी वो मुख्यमंत्री बन जाएं, उसके बाद बेशक लीडर बन जाएं। अभी ठीक है, अब लोकसभा तो बहुत लोग जीतते हैं, लेकिन उनको ये कह देना कि वो पूरे प्रदेश में बड़ी लोकप्रिय है और प्रदेश उनकी मांग कर रहा है या कोई खास कम्युनिटी उनके लिए पागल हुई जा रही है, ऐसा नहीं है। उनको भी पता है कि हाईकमान चाहेगा तो मैं बन जाऊंगी, है ना। और वो भी तब जब हाईकमान हुड्डा साहब को खुले लाइन लगाना चाह रहा होगा। तो ये गुटबाजी चलती रहेगी। अभी तो नहीं लगता कि हाईकमान इतनी मजबूत स्थिति में है कि हुड्डा को साइडलाइन कर देगा। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। लोकसभा चुनावों में पूरी छूट उनको दी है, सारे उन्हीं की लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया सारा का सारा। और अब उन्होंने सिद्ध भी कर दिया, जैसा भी है परिणाम। तो ये आप 5 सीटें जीतने की कोई, और 99 सीटों में हरियाणा जैसे छोटे प्रांत से 5 सीटों का योगदान तो बड़ी बात है। बिल्कुल। और अगले विधानसभा चुनाव ये 4.5 महीने हैं। और ये एक समझ लें राजनीति पटरी पे ही रहेगी, उतरेगी नहीं, और लगातार चुनावी मूड में हरियाणा रहेगा। हरियाणा तो 2400 घंटे 365 दिन पॉलिटिक्स के मूड में रहता है ना। और जितनी राजनीतिक चर्चाएं यहाँ होती हैं उसका कोई सानी नहीं है पूरे प्रदेश में। और अब तो अगले 3-4 महीने लगातार यही रहेगा कि कहाँ से कौन लड़ेगा, किसको टिकट मिलेगी, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। और इस चुनाव ने गजब किया है। देवीलाल परिवार बिल्कुल हाशिए पर चला गया इस चुनाव में। क्या विधानसभा चुनाव में वो अपनी इज्जत बचा पाएंगे, कुछ आगे बढ़ पाएंगे, क्या लगता है? देखिए, मैं बहुत शुरू से कह रहा था कि ये इलेक्शन बाईपोलर है। बाईपोलर और हाईली पोलराइज्ड इलेक्शन में तीसरी पार्टी के लिए जगह नहीं होती। इसीलिए आप ये देखिए कि दुष्यंत हिसार से MP रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। और पिछली बार 10 सीट भी आई, उनकी माताजी 20-22 हज़ार वोटों पर सिमट के रहेगी। बिल्कुल। लेकिन मेरी समझ ये है कि विधानसभा के चुनावों में इतनी बुरी गत नहीं होने की। खाता खुल जाएगा, खाता खुलना चाहिए, और नहीं तो वोट प्रतिशत तो बढ़ेगा। क्योंकि विधानसभा के चुनाव स्थानीय मुद्दों पर होते हैं सारे के सारे। और इस समय लोगों का मूड ये था कि हमने जो केंद्र की सरकार है उसके नेतृत्व को कमजोर करना है। बिल्कुल। लेकिन हरियाणा में
अब जो है फिर नॉर्मलेसी की तरफ बढ़ेंगे सारे के सारे वोटर, वो अपना काम तो कर चुके। अब वो लोकल मुद्दों को लेके, लोकल लीडरशिप को लेके और टिकटों का बंटवारा जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो मैटर करेंगी। अब कोई उम्मीद कर सकता है कि अभय सिंह चौटाला अगला चुनाव नहीं जीतेंगे विधानसभा का? जीतेंगे जी, है ना? इलाहाबाद तो उनका गढ़ है ही। हाँ, और नए सिरे से तो, और नैना चौटाला भी जीत सकते हैं, दुष्यंत भी जीत सकते हैं। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भाई ये लोग विधानसभा में भी नहीं आएंगे। जी, हो सकता है कि आ जाए, चलो, लेकिन चैलेंजिंग तो है। जी जी, बहुत धन्यवाद सर। और आप पूरी इस चर्चा पर अपने कमेंट्स लिखें, किस तरह का आगे हरियाणा का चुनावी मूड रहने वाला है। विधानसभा चुनाव बड़े नज़दीक है और त्यागी साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि इस बार जो माहौल है वो कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, लोगों ने जैसा लोकसभा चुनाव में दिखाया है। और मैं आपका दोस्त क्रमपाल, लगातार बात करते रहेंगे, आप ऐसे ही स्नेह देते रहें। और पहली बार यदि पड़ताल टीवी पर तो अपना सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। त्यागी साहब बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।